स्टेटमेंट किसे कहते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं और हिंदी में इसको बैंक समाधान विवरण के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग अक्सर BRS के नाम से भी पुकारते हैं। तो सबसे पहले समझें कि BRS है क्या चीज़, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या चीज़। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज़ ए स्टेटमेंट। देखिए समझिएगा, ये अकाउंट्स नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। तो ये लिखा गया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट is a statement prepared by the account holder on a particular date to reconcile the bank balance as per cash book balance with balance of the passbook। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन, इसको हिंदी में समझ लीजिए अपने लैंग्वेज में, कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है, एक विवरण है। मैंने अभी बताया था कि अकाउंट्स नहीं है, कोई खाता नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक स्टेटमेंट है कि विवरण है जो किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो जो अकाउंट्स होल्डर होते हैं, जिनका अकाउंट्स बैंक में होता है, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। और नॉर्मली जो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे वो बिजनेसमैन का होता है, इसलिए यहाँ पर जो बिजनेसमैन जिनका अकाउंट होता है बैंक में, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। तो बैंक समाधान विवरण या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक विवरण है जो अकाउंट्स होल्डर के द्वारा, बैंक के खाताधारी के द्वारा एक निश्चित तिथि पर रोकड़ बही के बैंक शेष और पासबुक के बैंक शेष में आए हुए अंतर को जानने के लिए तैयार किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, इस डेफिनेशन को या इस मीनिंग को समझ लीजिए, या ऐसे सिंपल वर्ड्स में इसको याद कर लीजिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट होता है कि अभी मैंने बताया कि दोनों में जो डिफरेंस आता है। देखिए नॉर्मली जब आप बिज़नेस को रिकॉर्ड करते हैं तो जितने कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, आपको मालूम है कि आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और बिजनेसमैन आज के समय में देखेंगे तो बिना बैंक के आप बिज़नेस नहीं कर सकते, बिना बैंक की मदद के नहीं कर सकते। बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको आपको चेक के माध्यम से पेमेंट करना पड़ता है। आप इसी तरह से माल बेचते हैं तो आपको चेक रिसीव भी करना पड़ता है। तो चेक के द्वारा आप पेमेंट भी करते हैं, चेक के माध्यम से रिसीव भी करते हैं। पैसा जब आपके पास होता है तो आप अपने अकाउंट्स में जमा भी करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आप बैंक से पैसे को निकालते भी हैं। इन सारे ट्रांजैक्शंस को जो बैंक के थ्रू करते हैं, बैंक के माध्यम से करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड आप अपने कैश बुक में भी रखते हैं, जिसको आप जैसे सिंपली आप जब डबल कॉलम कैश बुक बनाते होंगे तो उसमें एक कॉलम कैश का होता है और एक कॉलम बैंक का होता है। कैश कॉलम में आप जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको लिखते हैं, और बैंक कॉलम में आप जो बैंक के साथ जो लेन देन करते हैं उस ट्रांजैक्शन को आप बैंक कॉलम में लिखते हैं। अगर यहाँ पे ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप डबल कॉलम कैश बुक को दोबारा एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद इस चीज़ को समझिएगा तो बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डबल कॉलम कैश बुक के बारे में बताया है, तो उसको एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पर क्लियर नहीं है तो, या कैश बुक क्लियर नहीं है तो पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा, तब आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर मैंने बताया कि कैश जो आप ट्रांजैक्शंस लिखते हैं बैंक कॉलम में लिखते हैं, बैंक के साथ किए गए जितने भी लेन देन होंगे उनको बैंक कॉलम में लिखते हैं आप। जैसे जितना भी पैसा आप जमा करते हैं या चेक रिसीव करते हैं, उस चेक को डिपॉजिट करते हैं, या आप जितना पेमेंट करते हैं, तो उस सारे ट्रांजेक्शन को आप कहाँ लिखते हैं, बैंक कॉलम में। एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसको। जैसे आप कैश बुक आप बनाते हैं, यहाँ पे आप एक कैश बुक का मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। कैश बुक में यहाँ पर मैं सिर्फ बैंक कॉलम के बारे में लिख रहा हूँ। यहाँ पे डेट का हो जाएगा, यहाँ पे डेट लिखते हैं आप, पार्टिकुलर्स, और ये मैं बैंक कॉलम सिर्फ लिख रहा हूँ, कैश कॉलम मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ समझाने के लिए। कैश, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे बैंक, ये अमाउंट है। सपोज आप बैंक में 10,000 रुपये जमा करते हैं तो आप क्या एंट्री करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू कैश अकाउंट। मान लिया आपने 10,000 रुपये यहाँ जमा कर दिया, ये डेट का कॉलम, तो यहाँ 10,000 रुपये जमा कर दिया। कहीं से चेक रिसीव हुआ, मिस्टर राम से चेक मिला और आपने उसको डिपॉजिट कर दिया 5,000 रुपये का, कोई भी डेट होगा तो टू यहाँ पर लिखेंगे राम। मान लिया आपने 5,000 रुपये का चेक रिसीव किया, इसको आपने डिपॉजिट कर दिया। इसी तरीके से मैं दो एग्जाम्पल के ही सहायता से बता रहा हूँ आपको। और जब आप किसी को पेमेंट करते हैं, जैसे आपने सैलरी पेमेंट किया, तो आप इस साइड में लिखते हैं जिस डेट को भी आपने लिखा होगा, बाई सैलरी अकाउंट।
मान लिया आपने 4,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, इससे माल खरीदा और चेक से पेमेंट कर दिया, तो आप यहाँ लिखते हैं बाई परचेज। सपोज आपने 2,000 रुपये का माल खरीदा और चेक से पेमेंट कर दिया। अब आपके अनुसार यहाँ पर 10 और 5 इधर 15 हो गया, 15,000 रुपया, और 15,000 रुपये में 6,000 रुपये घटा देंगे तो 9,000 रुपये यहाँ पे बताएगा। मान लिया जाइए जनवरी का केस है, जनवरी 4 तारीख को, जनवरी 10 तारीख को आपने लिखा है यहाँ पे, जनवरी 1 को जमा किया था, जनवरी 20 को आपने जमा किया है, मान लिया 2019 है, ये 2019 का केस है। अब यहाँ पे जब आप बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, जनवरी के मंथ के एंड में आप यहाँ लिखेंगे, जनवरी 31 को आप बैंक यहाँ कैश बुक क्लोज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरेड डाउन। ये 9,000 रुपये आपका बता रहा है कि बैलेंस है। तो जो आप लेन देन किए हैं बैंक के साथ, इतना ही बैलेंस आपके कैश पासबुक में भी होना चाहिए, बैंक के अकाउंट में भी। जो हम ट्रांजैक्शन यहाँ नोट कर रहे हैं, इन सारे ट्रांजैक्शंस को बैंक भी हमारे ट्रांजैक्शन को लिखती है, वहाँ हमारे नाम का अकाउंट होगा और वहाँ पर हमारे अकाउंट में ये डिपॉजिट भी हुआ होगा, यहाँ पे विड्रॉ भी होना चाहिए और उसके बाद में यहाँ पर 9,000 रुपये बैलेंस वहाँ भी होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन हमने लिख दिया और वहाँ भी लिख दिए, बैंक ने भी लिख दिए, तो 9,000 यहाँ भी है, 9,000 रुपये पासबुक में भी हो, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने की जरूरत नहीं होगी। आप मिला के देख लेंगे जो ट्रांजैक्शन हमने किए हैं इस मंथ में वो वहाँ है कि नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका ये जो 9,000 रुपये का डिफरेंस मैंने एग्जाम्पल में समझाया, यहाँ पे बैलेंस जो है, ये बैलेंस वहाँ नहीं रहेगा 9,000 रुपया, हो सकता है वहाँ 10,000 हो जाए, वहाँ 8,000 हो जाए, कुछ अमाउंट डिफरेंस हो सकता है। अब इसी डिफरेंस को जानने के लिए आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अब पहली नज़र में तो आपको समझ में आता है, पहले बार में समझ में आता है कि सर हम जब यहाँ पे 9,000 रुपया जमा, हमारा जमा बता रहा है, तो बैंक में भी 9,000 ही होना चाहिए, डिफरेंस क्यों होगा। अब आपको हम बताएंगे कि डिफरेंस क्यों हो सकता है, तब आपको यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत महसूस होगी। देखिए डिफरेंस कई कारणों से हो सकता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 9,000 रुपये ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन उसने भी लिख दिए, लेकिन हमारा कोई कस्टमर था, इसको मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर दे रखा था कि आप हमारे अकाउंट में जमा कर दिया डायरेक्ट, और उसको मैंने क्रेडिट माल बेचा था 5,000 रुपये का, और वो 5,000 रुपया जनवरी के लास्ट में आकर के 25-26 तारीख को जो भी डेट हुआ होगा वो आके जमा कर देता है, डायरेक्टली बैंक में जमा कर देता है अमाउंट। तो अब वहाँ पे 9 + 5 14,000 होगा कि नहीं होगा, 14,000 रुपये बैलेंस हो जाएगा। अब आपका 9,000 है, बैंक में 14,000 हो सकता है, तो ये एक डिफरेंस का कारण हो सकता है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं दूसरा, यहाँ 9,000 है, बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा कर दिया 100 रुपया, तो अब बैंक में कितना बतलाएगा 9,000 + 100, 9,100 हो जाएगा, तो डिफरेंस हो सकता है। इसी तरीके से कई बार देखिए, एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपने राम का चेक जमा किया यहाँ पे 5,000 रुपये का, लेकिन आप जमा करके बैंक में चले आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम डे में आपका बैंक में भी जमा हो जाए। कई बार उसमें 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन का समय लग जाता है, टाइम लग जाता है कलेक्शन होने में। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने सिर्फ इतने ही ट्रांजेक्शन किया, बाकी ट्रांजेक्शन को मैं नहीं बता रहा हूँ, वो तो अलग बता दिया मैंने। मान लीजिए ये आपने जमा कर दिया, तो आपके हिसाब से तो यहाँ 9,000 रुपये बता रहा है, लेकिन अगर ये कलेक्शन होकर के आ गया होगा इस महीने में, जनवरी में, तब ना वहाँ पे आपका 9,000 रुपये रहेगा। हो सकता है ये कलेक्शन फरवरी महीने में हुआ हो, तो जनवरी का जब आप यहाँ पे देखेंगे बैलेंस, तो वहाँ 5,000 कम बताएगा, तो वहाँ कितना बचाएगा, सिर्फ 4,000 बताएगा बैलेंस। यहाँ 10,000 आप जमा किए थे, 6,000 आपने निकाल लिया, बचा आपके बैलेंस में 4,000 रुपया, 5,000 रुपये कम बतलाएगा। तो इस तरीके से कई ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनके वजह से बैंक, इसको बोलते हैं कैश बुक का बैलेंस, और जो पासबुक का बैलेंस है, जो बैंक वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग पासबुक का बैलेंस। तो दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस को जानने के लिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए, अब फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ में आ जाए कौन कौन से ट्रांजेक्शन छूट गए हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था कि किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में जमा कर दिया, अब वो आप एंट्री नहीं किए होंगे अपने यहाँ, तो आप जब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो फिर बाद में आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरीके से मैंने बताया आपको सेकंड कि भाई इंटरेस्ट बैंक ने दिया है, उसका भी ट्रांजेक्शन आपने कैश बुक में नहीं लिखा या किसी भी बुक में नहीं लिखा, तो आप फिर उसका एंट्री अपने बुक्स में भी करेंगे। इसी तरह से बाकी ट्रांजेक्शन जो छूटे हुए होते हैं उस ट्रांजेक्शन्स को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर पाते हैं। सिमिलर वे में बता रहा हूँ कि कई बार बैंक भी गलत कर देती है। अब किसी कस्टमर को मैंने चेक काट के नहीं दिया,
और उसने बैंक हमारे अकाउंट से गलती से काट दिया, पैसा निकाल दिया। जैसे मान लिया मिस्टर श्याम को मैंने चेक काटा ही नहीं, और मिस्टर श्याम का चेक जो है गलती से हमारे अकाउंट से कट गया पैसा, तो बाद में हमको पता चलता है कि भाई हमारे अकाउंट से क्यों घटा। अब बैंक से उसका पता कर लेते हैं, जाके कंप्लेन करते हैं वहाँ पे, तो आपका अकाउंट वहाँ पे फिर करेक्ट कर दिया जाता है। तो कई बार बैंक भी गलती करती है, तो उसका भी सुधार आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के माध्यम से हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को कैसे तैयार करते हैं। आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, और बनाने का तरीका हम बताएंगे आज। अब देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना आसान है अगर आपको ये कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो। देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप ऊपर में लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे एज एट या एज ऑन, जो भी होगा, जिस महीने के या जिस ईयर के एंड में आप बना रहे हो, डेट दिया हुआ होता है। तो 31 अगर मैं बता रहा हूँ जनवरी का ही है, तो 2000 मान लिया 19 का होगा, तो आप 2019 लिखेंगे। कोई और डेट होगा तो और दूसरा डेट लिखेंगे, 20 होगा, या जो भी डेट दिया हुआ होगा, या 31 दिसंबर होगा, 31 मार्च होगा, जो भी डेट होगा आप मेंशन करेंगे वहाँ पे। इस तरीके से आप यहाँ पे 2 कॉलम तैयार करेंगे। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, और देखिए प्लस आइटम यहाँ लिखेंगे, और इधर माइनस लिखेंगे, प्लस आइटम्स, और यहाँ पे माइनस आइटम्स लिखिएगा। यहाँ पर रुपये में होगा तो ये रुपया लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए शुरू कहाँ से करना है। अब इसको हम लोग बोलते हैं बेस। या तो आप जो बैलेंस लेंगे वो कैश बुक का लेंगे, या फिर पासबुक का लेंगे। पासबुक को हमने बताया यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी वर्तमान में बोलते हैं, तो कई जगह क्वेश्चंस में आपको बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट भी मिलेगा, नहीं तो नॉर्मली आपको बैंक पासबुक का ही बैलेंस लिखा हुआ मिलता है। तो अगर आप कैश बुक से शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए अब कैश बुक का बैलेंस होगा, सिंपली अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप यहाँ लिखेंगे इसका बैलेंस, प्लस में लिखेंगे। और प्लस में कब कब लिखेंगे, माइनस में कब लिखा जाएगा, इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि यहीं पर कई बार आप लोग गलती कर देते हैं। देखिए अगर आपका पैसा डिपॉजिट बता रहा है, आपका पैसा डिपॉजिट कब बताएगा भाई, सिंपली लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल बताया 9000 रुपये आपके कैश बुक में जमा बता रहा था, तो वहाँ क्या लिखा रहेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक 9000, तो आप 9000 रुपये यहाँ डाल देंगे। या कई बार लिखा रहेगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अगर लिखा रहेगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप इसको डेबिट बैलेंस भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप भी इसको प्लस में ही डालिएगा। लेकिन अगर लिखा रहा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो देखिए अगर ये क्रेडिट लिखा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक अगर लिखा रहा, तो आप इसको यहाँ डालेंगे, इस अमाउंट को डालेंगे यहाँ पे, यहाँ नहीं डालेंगे। ये ओवरड्राफ्ट के स्थिति को प्रकट करता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक अगर है तो आप यहाँ सिंपली डालेंगे, कहाँ, माइनस वाले कॉलम में डाल देंगे आप। आपका पैसा जमा है, डेबिट बैलेंस है यहाँ, और लिख दिया क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड तो इसमें होता नहीं है, माइनस साइड में आप डालेंगे इसको। देखिए स्टेटमेंट है, इसमें डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है, तो आप क्रेडिट साइड डालेंगे। या ओवरड्राफ्ट लिखा है तो आप इधर लिखिएगा कैश बुक में, बैलेंस एज पर कैश बुक होने पर आप यहाँ डालेंगे। कुछ और केसेस होते हैं जब यहाँ ऊपर कब डालते हैं, जब लिखा रहेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए यहाँ पे अब स्टेटमेंट बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए अगर सिंपली लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप यहीं ऊपर में डालेंगे। ओवरड्राफ्ट लिख दिया पासबुक का बैलेंस एज पर, या डेबिट, या यहाँ लिखा रहेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस वाले में। और अगर लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो मैंने बताया यहाँ, या लिखा रहेगा क्या, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप लिखेंगे माइनस वाले में, साइड में जाएंगे आप यहाँ पे,
ये माइनस में रहेगा, और ये वाला मैंने बताया ये प्लस में होता है। मैंने प्लस आइटम में कब लिखेंगे, जब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तब आप प्लस में डालेंगे। माइनस में कब आपको लिखना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर नहीं, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का तब आप माइनस में डालिएगा। ये दोनों माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस है लेकिन डेबिट लिखा हुआ है या ओवरड्राफ्ट लिखा है। सिंपली अगर ओवरड्राफ्ट का केस होगा तो आप आराम से यहाँ पे, चाहे वो पासबुक का हो चाहे कैश बुक का हो, आप यहाँ डालेंगे। ओवरड्राफ्ट किसी का भी लिखा होगा तो आप कुछ मत देखें, यहाँ पे माइनस वाले में डाल देंगे। ये फर्स्ट स्टार्टिंग हो गया। अब सेकंड इसका जो होता है, अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसके अनुसार आपको चलना है। अब किस आइटम को प्लस में डालेंगे, किसको माइनस में डालेंगे, इसका बेसिक चीज है। जो किताब में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, कौन कौन से प्लस में जाते हैं, कौन कौन से माइनस में जाते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और नहीं तो रटने से अच्छा है कि उसको समझिए। अगर आप कैश बुक के अनुसार बढ़ रहे हैं, बैलेंस आपने कैश बुक का लिखा है, तो आप देखिए पासबुक को। अगर बैलेंस पासबुक का बढ़ रहा होगा तो आप प्लस में डालिएगा, और पासबुक का अगर बैलेंस घट रहा हो, जो पॉइंट्स डाल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप माइनस में डाल दिए। जैसे आपको एग्जांपल में समझा रहा हूं, अगर आप कैश बुक से शुरू कर रहे हैं, लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीचे कि एक ग्राहक ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा कर दिया 5,000 रुपया, तब आप सोचिए कि पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा। डायरेक्ट जमा कर दिया, आप कंपेयर करेंगे तो कैश बुक में तो अमाउंट उतना कम है और पासबुक का अमाउंट बढ़ा हुआ है। फिर समझ लीजिए उसको, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कर दिया कहाँ, आपके अकाउंट में, तो आपका पासबुक क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पे प्लस में। यहाँ क्या लिखना है आपको, पॉइंट लिखना है कि ग्राहक ने सीधे बैंक में जमा कर दिया। अब क्या लिखेंगे, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर। आप वहाँ लिखिए पासबुक का बढ़ गया तो यहाँ डाल देंगे। किसके अनुसार हम चल रहे थे, कैश बुक के अनुसार हम बढ़ रहे थे, तो आप कंपेयर कीजिएगा पासबुक से। अगर बैलेंस पासबुक का बढ़ा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया डायरेक्टली डिपॉजिट बाई एक कस्टमर, तो बढ़ गया पासबुक, तो आप उतने अमाउंट को यहाँ डाल देंगे प्लस में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बैंक ने इंटरेस्ट दिया आपके अकाउंट में, क्रेडिट किया, तो पासबुक बढ़ा तो उसको ही प्लस में डालेंगे। कुछ और एग्जांपल समझते हैं, माइनस वाला भी समझ लीजिए। कैश बुक का आप बैलेंस लेके चल रहे हैं और आप कंपेयर कर रहे हैं, बैंक ने पेमेंट कर दिया, मान लिया वहां लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आप कंपेयर करेंगे तो क्या हुआ, डायरेक्ट जब बैंक ने पेमेंट कर दिया बैंक इंश्योरेंस का किसी दूसरे खर्चे का, तो पासबुक का अमाउंट घट गया होगा। आप चूंकि उसको रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, तो बराबर तो हुआ नहीं, वहां घटा हुआ है। जब घटा हुआ तो कहाँ डालेंगे, माइनस वाले में डालिएगा। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, पॉइंट्स को आपको समझा रहा हूं, आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो समझ में आएगा। तो कैश बुक से आप कंपेयर कीजिए पासबुक को, जो पॉइंट्स दिए हुए, अगर बैलेंस आप कैश बुक लेके चल रहे हैं, तब मैं बता रहा हूं, तो पासबुक का अगर बैलेंस इंक्रीज कर रहा है तो आप प्लस में, अब पासबुक का बैलेंस अगर घट रहा होगा तो माइनस में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक, तो माइनस में, चूंकि घट गया वहां पे। इस तरह से बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक, बैंक ने कुछ बैंक चार्ज किया है, जैसे आप बहुत सारे खर्चे के लिए काटती है पैसा बैंक, तो अगर आपको तो इन्फॉर्म की नहीं, काट ली पैसा, काट ली, तो पासबुक का क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। तो आप पासबुक कैश बुक से लेके चल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो पासबुक का अमाउंट चूंकि घटा है तो आप माइनस वाले में डालेंगे। सिमिलर वे में अगर आप पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, ऊपर में आपने लिखा पासबुक, का पासबुक से समझ लीजिए, अब पासबुक से आप बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो कहां देखेंगे आप, कैश बुक में देखेंगे, कंपेयर करेंगे कैश बुक। देखने का मतलब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं किसको, कैश बुक को। इसे आप पासबुक से लेके चल रहे हैं तो कंपेयर कीजिए कैश बुक। जैसे पहला ही एग्जांपल लेंगे हम कि कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कर दिया था, तो पासबुक बढ़ा हुआ था, और कैश बुक में चूंकि एंट्री नहीं हुई थी उसकी, तो कैश बुक क्या हुआ था, डिक्रीज कर गया था ना, घटा हुआ था, अभी तक तो घटा हुआ है, तो आप माइनस में डालिएगा। सेम पॉइंट है, लेकिन आप जब कैश बुक से लेके चलेंगे तो कुछ और हो जाएगा, पासबुक से लेके चलेंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो पासबुक वाला समझिए, डायरेक्ट कस्टमर ने जमा कर दिया, पासबुक इंक्रीज किया, लेकिन कैश बुक में अभी डिक्रीज, कम है अभी तक, तो कम है तो आप कहाँ डालेंगे, माइनस वाले में डालेंगे। दूसरा एग्जांपल, बैंक ने कुछ खर्चे काट लिए या किसी को पेमेंट कर दिया, तो पासबुक घटा हुआ है और कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो आप प्लस वाले में डालेंगे। इस तरीके से आप चाहे देखिए, शुरुआत में चाहे बैलेंस कहीं जाए, इससे कोई मतलब नहीं है।
आप जब यहाँ कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं, पासबुक को देखिए, कंपेयर कीजिए, पासबुक अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो प्लस में, घट रहा होगा तो माइनस में। इस तरीके से पासबुक जब आप लेकर चलेंगे, शुरुआत यहाँ जो बेस आपका पासबुक है, तो आप कंपेयर करेंगे किससे? कैश बुक से। अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है प्लस में, कैश बुक का बैलेंस घट रहा है तो माइनस में उसको डालिएगा। और लास्ट में जब आप बैलेंस करेंगे यहाँ पे, अब देखिए बैलेंस करेंगे आप दोनों साइड का टोटल कर लीजिएगा, और जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा दीजिए। मान लीजिए इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो यहाँ जो भी बैलेंस बचेगा आप बैलेंस लिख दीजिए। कैश बुक वगैरह में बैलेंस करते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए, और इसके सामने लिखना है आपको बैलेंस एज पर। बैलेंस एज पर देखिए, अगर यहाँ कैश बुक से शुरुआत किया है आपने तो नीचे लिखेंगे पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक लिखिएगा। और अगर आप पासबुक से शुरू कर रहे हैं तो नीचे क्या लिखेंगे? कैश बुक लिखेंगे। अगर ध्यान रखिएगा, अगर माइनस साइड का टोटल ज़्यादा होगा, सपोज मान लीजिए इधर 50,000 है, इधर का टोटल आपका 40,000 रुपया है, तो 50 में 40 घटाइएगा 10,000 बचेगा। अगर माइनस साइड ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे, तो बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक जो भी आएगा, आप शुरुआत चाहे कैश बुक से किए होंगे तो पासबुक ही लिखेंगे, लेकिन बगल में आपको क्या लिखना है? ओवरड्राफ्ट लिख देना है। माइनस का टोटल अगर ज़्यादा है तो वो ओवरड्राफ्ट के कंडीशंस को बताता है, तो आप बगल में फिर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट। या पासबुक का ओवरड्राफ्ट कब होगा, मैंने यहाँ कंडीशन बता दिया है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट कब होता है? जब डेबिट बैलेंस, तो आपको या तो लिखना है डेबिट बैलेंसेस पर पासबुक, या आप सिंपल, मैंने बताया आपको कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है सब लिखने के बाद, तो आप डेबिट पर, यहाँ पे क्रेडिट वाले माइनस का टोटल ज़्यादा हो रहा है तो इस साइड में से घटा दीजिएगा, और घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक जो भी होगा यहाँ पर, आप यहाँ पे बगल में ओवरड्राफ्ट लिखिए। तो इस तरीके से आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, समझिएगा, तब आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझ में आएगा अच्छे ढंग से। मैंने कोशिश किया है कि सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दें, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हल करेंगे। सबसे पहले आप इन चीज़ों को जो मैंने आज बताया है इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बहुत ईजिली आप देखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार होगा। और एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपको गारंटी है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा रिक्वेस्ट होता है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो हमारा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके।